आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। और उसमें भी एक छोटा सा टॉपिक मैंने लिया है जिसमें हम ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं बाय द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि उसको ईएमएफ को इंड्यूस करने के दो तीन तरीके हैं। मतलब फ्लक्स को चेंज करते हैं और फ्लक्स के चेंज होने से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। और जो फ्लक्स हम बदलते हैं उस फ्लक्स को बदलने के दो तीन तरीके हमारे पास रहते हैं। तो एक सिंपल तरीका तो ये होता है कि हम एरिया को चेंज कर सकते हैं। एरिया को घटाओगे बढ़ाओगे, तो जैसा मोशनल ईएमएफ में हमने डेरिवेशन स्टार्टिंग में किया हुआ है, तो एक तो वो तरीका सिंपल है। दूसरा तरीका होता है कि आप एरिया को घुमा सकते हो, यानी कि उसकी डायरेक्शन को बदला जा सकता है। दूसरा तरीका वो है। एक और तरीका होता है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं, उससे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात हम करने वाले हैं। और जो उसमें भी जो मैंने हिस्सा लिया है वो वाला पार्ट है जो मेनली तो बोर्ड से के मैं नहीं पूछा था, बोर्ड वाले पार्ट से कट ही चुका है। और एनसीईआरटी में भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बहुत कम लिखा हुआ है। सिर्फ एक क्वेश्चन है एडिशनल का लास्ट में, जो पुरानी किताब में आता है, नई किताब में तो वो भी नहीं आ रहा है, वहाँ से भी वो हटा लिया गया है। बस थोड़ा बहुत जाकर के इस चीज़ के बारे में बात होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, थोड़ी बहुत बात होती है, वहाँ भी ज़्यादा बात नहीं होती है। तो समझते हैं टॉपिक है क्या। तो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और किस टाइप का वो ईएमएफ होता है, तो थोड़ी सी बात उसके बारे में करेंगे। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक एरिया लिया है, एक रीजन लिया है। ध्यान समझना, मैंने यहाँ पे कोई भी सर्किट, कोई भी तार यूज़ नहीं की है। सिंपल एक रीजन है, उस रीजन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है। एक छोटा सा रीजन है, एक सर्कुलर रीजन मान लेते हैं उसको। उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है जो प्लेन के इनसाइड जा रही है, मैंने क्रॉस ली हुई है, और वो इस कैपिटल आर रेडियस तक स्प्रेडेड है। मतलब कैपिटल आर रेडियस तक एक बीच की स्पेस है। हवा में मान लो कि एक स्पेस हमारे पास, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है और वो इनसाइड द प्लेन जा रही है। ठीक, तो इसमें ऐसा कोई तार वार ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं ली। तो अब हमसे कोई पूछे, अच्छा ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी है ये वेरी करती है विद टाइम। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये बदलेगी, ये घटेगी या बढ़ेगी, कुछ तो इसमें बदलाव हो रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी हम बात कर रहे हैं। और आपने सुना होगा इसी टाइप कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रहता है, 10th में भी आपने पढ़ा होगा शायद। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो। यहाँ शुरू करते हैं, वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछ ले कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक, ये टॉपिक मैं फिर से कह रहा हूँ सिर्फ बोर्ड से बिल्कुल बाहर का है, बोर्ड में से कोई ज़रूरत नहीं होती, कंपटीशन के लिए टॉपिक है सिर्फ। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोई आर पॉइंट पर जिसका डिस्टेंस सेंटर से थोड़ा कम है, इसके रेडियस, यानी कि इसके अंदर ही कोई पॉइंट है, फील्ड के अंदर ही कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर अगर आपसे कोई फील्ड की वैल्यू पूछता है तो आप निकालो कैसे। तो अगर देखो, नॉर्मली जितना भी हम जानते हैं उसके हिसाब से चले तो हमारे दिमाग एकदम चकरा जाएगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। वहाँ पे कोई वायर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सिंपल हवा में ही पूछ रहे हैं कि कितनी वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ठीक, बिल्कुल सही, ऐसा हो सकता है। इस केस में ऐसा हो सकता है कि ये जो हमारी, तभी इसको काटा गया है एनसीईआरटी से, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो नॉर्मली हमको समझ में नहीं आती हैं, हमारी समझ के बाहर होती हैं। तो ये एक ऐसी फील्ड है जो कहाँ पे इंड्यूस हो रही है, ईएमएफ। ये ऐसी फील्ड है जो क्या कर रही है, ईएमएफ इंड्यूस कर रही है स्पेस में ही, हवा में ही, कोई तार नहीं, कोई कुछ नहीं वहाँ पर। तो अगर हम चलें इसके अकॉर्डिंग, या जो फैराडे लॉ हमको बताया गया तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, तो फैराडे ने हमको कहा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो सिंपल टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, और वो यहाँ बदलेगा। चेंज हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो फ्लक्स तो चेंज होना ही होना है। तो फ्लक्स तो चेंज होता ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा तो सही, क्योंकि फैराडे के अकॉर्डिंग फैराडे कह रहा है, और वो लॉ है, उसके पीछे वो नोबेल प्राइज़ ले चुका है, तो जरूर उसकी बात तो सच्ची होगी, वो झूठ तो हो नहीं सकती। तो ये d∅dt क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। और ये कहते हैं कि कोई तो एरिया हो जिसका फ्लक्स आप लोगे। अगर एरिया ही नहीं है तो फ्लक्स की बात कहाँ से आई, क्योंकि फ्लक्स होता क्या है, किसी गिवन एरिया में से कितनी लाइनें पास होकर के जा रही हैं, तो कोई एरिया तो होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक वही अप्रोच अपनाते हैं जो गॉस थ्योरम में हमने अपनाई थी, कि हम जिस पॉइंट पे बात हो रही है उस पॉइंट से पास होती हुई एक सिमेट्रिकल सरफेस एज्यूम कर लेते हैं, सिमेट्रिकल एरिया ले लेते हैं, सरफेस सॉरी एरिया ले लेते हैं। तो सिमेट्रिकल एरिया हमने लिया यहाँ पर, यानी एक सर्कल मैंने लेट कर लिया, और इस सर्कल में से, मतलब ये जो एरिया मैंने डॉटेड बनाया हुआ है, ये एक एरिया मैंने लिया है जैसे गॉसियन थ्योरम में लेते हैं, ठीक उसी तरीके से। तो अगर इस एरिया पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमारे इस एरिया से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से वहाँ पे क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ये वाली ईएमएफ हवा में ही इंड्यूस होगी। ठीक, तो इससे देखो क्या होगा। तो अगर इसको मैं आगे फर्दर लिखता हूँ तो इसके बाद ये जो हमारा d∅dt हो, तो मैंने उसकी वैल्यू लिखी, कितना बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैंने ये मान रखा कि मैग्नेटिक फील्ड उस पूरे एरिया में यूनिफॉर्म मल्टीप्लाई बाय एरिया, जो एरिया इसका वो πr² है, और उसके साथ डेरिवेटिव लगा दिया d/dt। माइनस साइन ये हमको फैराडे ने कहा था, वो यूज़ किया। लेकिन इसकी लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बदलाव के आगे मैंने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ी सी वेरिएशन की, और लेफ्ट हैंड साइड को इसके मैंने E.dl का इंटीग्रेशन लिख दिया।
ई डॉट डी आर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है और ये ई ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता था। और ईएमएफ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म्स में लिख सकते हैं कि ईएमएफ अगर कहीं पे है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जरूर होगी। ईएमएफ होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पे है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होनी है, उसी की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये हुआ हमारे पास, या ईएमएफ होता है। तो ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन ये बना। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये साइक्लिक इंटेग्रल है, क्योंकि जब ये वाला एरिया कंप्लीट लिया गया तो ये ईएमएफ वो वाला ईएमएफ है जो इस पूरे लूप में इंड्यूस होने वाला, यानी उस जो लूप हमने इमेजिन किया यहाँ पे, ये उस पूरे में होने वाला ईएमएफ इंड्यूस है, तो उसमें पूरे में रहेगा। तो ये जो हम यहाँ पे जो ई डॉट डी एल लिखेंगे वो भी फिर कंप्लीट होना चाहिए। जो राइट हैंड साइड हमारी है जो वो कंप्लीट लूप के लिए है, तो लेफ्ट साइड भी कंप्लीट लूप के लिए होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये साइक्लिक इंटेग्रल हुआ। पहली चीज़ मतलब ये पूरे, जब भी कभी आप इस वाले ईएमएफ को जो इंड्यूस्ड हो रहा है यानी कि माइनस डी फाई बाई डी टी को अगर आप कभी भी ईएमएफ की टर्म में लिखना चाहोगे तो आपको इंटीग्रेशन पूरे सर्किल उस पर लूप पे करनी पड़ेगी। वो कभी आधे लूप पे नहीं हो सकती। मतलब आपसे कोई कहे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निकाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो नहीं चलेगा, वो पूरे लूप पे ही होगी। इसके लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड है वो कंप्लीट एरिया के लिए उस लूप के लिए, तो ये राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी सीखी उस पर होनी चाहिए, पूरे लूप पे होने चाहिए। तो ये पहली चीज़ है, ठीक। ये साइक्लिक इंटेग्रल होता है, इस पर ये बात ध्यान में रखने वाली है। वो ओपन लूप के लिए बात नहीं आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये थीटा की अगर हम बात करते हैं, थीटा कितनी वाली लेंगे हम। थीटा जो होता है देखो इसमें इस टाइप के केस में हम अभी इसको कोई डायरेक्शन असाइन नहीं कर सकते। जो हमारा एरिया हमने लिया है जिसके अंदर एनक्लोज हुआ है उसका एरिया की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड नॉर्मल, लेकिन ये 2D है, ठीक है, ये 2D है। अब 2D वाले में एरिया में आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब दो हो सकते हैं, वो इधर भी हो सकता है और वो पीछे भी हो सकता है। आउटवर्ड दोनों बने ना, दोनों नॉर्मल हुए तो दोनों ही नॉर्मल बनते हैं, तो दोनों ही इसकी डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती हैं। तो इसी वजह से हम इन केसेस में दो क्योंकि पॉसिबिलिटी हैं और वो कोई कौन सी वाली होगी, इधर के इधर, वो अगर करंट उसमें चल रहा होता तो राइट हैंड थंब रूल से हम उसकी वैल्यू लेट कर लेते। लेकिन अभी क्योंकि करंट भी उसमें नहीं है, वो भी बाद में आएगा, इंड्यूस होगा, तो अभी हम उसकी डायरेक्शन अपने हिसाब से कोई एक लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी अगर मैं इसकी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज लूँ, अगर इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिया जाए यानी कि इसको कहाँ माना जाए, इनसाइड द प्लेन माना जाए, तो ये जा रहा है इनसाइड द प्लेन, यानी कि मैंने डायरेक्शन इसकी इनसाइड द प्लेन लेट की है। अगर मैं इनसाइड द प्लेन मतलब लेट करता हूँ डायरेक्शन इसकी, ऐसा हम इसकी डायरेक्शन मार रहे हैं क्लॉकवाइज। ये यूँ समझ लेना कि मैंने अभी लेट कर लिया कि बाद में जिसमें ईएमएफ आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा। अगर आंसर में एक माइनस साइन लास्ट में बच गया तो जो मैंने लेट किया है उसके ठीक अपोजिट आंसर आना है। तो अभी के लिए माना कि मैंने करंट इसमें क्लॉकवाइज आएगा और डायरेक्शन क्या बनेगी इसकी, इनसाइड द प्लेन, और फील्ड हमारी इनसाइड द प्लेन थी, इसलिए थीटा क्या हो गया 0। तो कॉस थीटा 0 होने की वजह से ये 1 हुआ और डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी 2πr, और नीचे चला गया कि इसमें कॉन्स्टेंट है, क्योंकि सिमेट्री के कारण ये कॉन्स्टेंट बना है। पूरी इस पर सिमेट्री अगर हम लेंगे तो ई बाहर आ जाएगा और 2πr कहाँ चला जाएगा नीचे। और इसमें मैंने माना कि फील्ड ही हमारी बस चेंज हो रही थी, ये माइनस साइन फॉर्मूले का है, ठीक। तो ये सब बात बनी। अब देखो थोड़ा सा जो मैं कह रहा था डायरेक्शन, तो थीटा जो मैंने बताई थी बारे, उसको पहले थोड़ा क्लियर करता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई थी उसमें d/dt हम फाइनली यहाँ पे पहुँचे -r/2 dB/dt। माइनस एक फॉर्मूले का है, r पॉजिटिव ही रहेगा, रेडियस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, और ये 2 है नीचे तो पॉजिटिव है ही। तो dB/dt डिसाइड करता है क्या होने वाला। थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में कि जो हमने मान के चले तो क्या था। हम ये मान के चले थे कि करंट इसमें ऐसा क्लॉकवाइज आने वाला है, ठीक। हम ये मान के चले थे करंट कैसा आने वाला है, क्लॉकवाइज आने वाला है, तभी तो डायरेक्शन इसकी इनसाइड द प्लेन बनेगी। क्योंकि राइट हैंड थंब रूल कहता है अगर आपकी फिंगर्स करंट के अराउंड कर्ल होती है तो थंब आपको उस एरिया की डायरेक्शन देता है। तो वो इनसाइड हमने मान रखी है, मतलब करंट कैसा माना हमने, क्लॉकवाइज माना, ठीक। तो देखते हैं कि क्या ऐसा है कि नहीं। अब सिर्फ इस पर फोकस करते हैं, ऊपर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अगर dB/dt पॉजिटिव हो, अगर ये पॉजिटिव हो यानी कि जो रेट है मैग्नेटिक फील्ड का वो बढ़ रही हो, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही हो, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ही होता है, तो ओवरऑल ई क्या आई, नेगेटिव, यानी जो हमने माना है ठीक उसके अपोजिट रिजल्ट आएगा, ठीक है। और हमने क्या माना है, हमने माना है करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, यानी कि अगर फील्ड बढ़ी तो करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको लेंजेस लॉ से चेक करते हैं क्या ऐसा ही है कि नहीं। तो अगर फील्ड बढ़ती है तो क्रॉस बढ़ेंगे, ठीक है। अगर फील्ड बढ़ती है तो क्या होंगे, क्रॉस बढ़ेंगे। अगर क्रॉस बढ़ेंगे तो लेंजेस लॉ कहता है कि करंट ऐसा होगा जो क्रॉस को घटाए, या यूँ समझ लो कि वहाँ पे डॉट इंड्यूस करे। तो
तो अगर हमको यहाँ पे डॉट इंड्यूस करना है तो करंट क्या आना चाहिए, डॉट कहाँ होता है, आउटसाइड द नॉर्मल प्लेन ऑफ द पेपर, तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और वही हमको इसने कहा है। तो इस तरीके से हम लेट करके एक बार चलते हैं, आंसर अपने आप उसके बाद आ जाता है। मतलब फैराडे लॉ अपने आप में कंप्लीट है। अगर आप फैराडे लॉ को पूरे तरीके से समझ जाते हो, आपको लेंज लॉ की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो फिर भी इसलिए क्योंकि थोड़ा सा उसमें दिक्कत रहती है, जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल लिया है। तो मोस्टली किस्म क्या करते हैं, थीटा को 0 मान के आंख बंद करके सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और डायरेक्शन अपने हिसाब से पता करते हैं, क्योंकि इसमें माइनस साइन अलग रह जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ उतनी भारी नहीं है, क्योंकि इसमें और बड़ी चीज़ें हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। और हकीकत तो ये भी चुका है, तो अगर थोड़ा भी सीखेंगे तो भी हमारा काम चल ही जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास वेरिएशन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको पता चली, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं। उन सबको देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी आई जो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हुई है। कुछ खास बात तो इसकी पहली तो ये है कि इसके लिए कोई वहाँ पे लूप था ही नहीं, कोई तार की ज़रूरत नहीं है हमको ऐसे ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए, वहाँ पे कोई वायर नहीं चाहिए। और ये ईएमएफ साइकिल में प्रोड्यूस होता है, इसलिए ओवरऑल एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बगैर किसी चार्ज के क्रिएट हुई है। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखी थी जो फील्ड, वो किसी चार्ज की वजह से वहाँ इंड्यूस होती थी। थोड़ा बहुत अगर हम बात करें मोशनल ईएमएफ के बारे में, तो वहाँ भी थोड़ी बहुत ऐसी कुछ निकल के आ जाती है कि मोशनल ईएमएफ में अगर आप एक रोड को चला रहे हो तो उस रोड में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसके कारण हम कह सकते हैं ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ शायद वो उस चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी, क्योंकि ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चीज़ें एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ही ईएमएफ होगा। तो ठीक है, तो वहाँ पे मोशनल ईएमएफ में भी हमको थोड़ा वो दिखता है, क्योंकि वहाँ पे ना जो एक हमारे पास कंडक्टर होता है, जब वो चलता है तो चार्ज उसका रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उन चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट चार्ज वापस आया हमारे पास, या एक कोने पे जो इकट्ठा हुआ चार्ज उसने फिर से अपनी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ, यहाँ तो कोई चार्ज था ही नहीं। ये तो स्पेस की बात हो रही है। अगर इस एक्सपेरिमेंट को या इस डेरिवेशन को मैं ले जा करके अगर मैं मून पे भी करता तो भी रिजल्ट तो यही आता, और मून पे तो कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, तार तो छोड़ो, मतलब यहाँ पे कोई मटेरियल जो अगर कनेक्टिंग नॉन कनेक्टिंग तो बात ही नहीं है, तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन की बात तो बाद में आएगी। तो यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर्स हमारे पास है ही नहीं, फिर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। तो इसकी प्रॉपर्टी उसके जैसी तो नहीं हो सकती जो किसी चार्ज की वजह से क्रिएट होती है। समझे कुछ, ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बगैर किसी चार्ज के क्रिएट होती है। तो इसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो हमारी चार्जेस की वजह से इंड्यूस होती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ और जानते हो क्या है, तो पहले तो यही थी कि इसको प्रोड्यूस होने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी जो बात है, ये परपेंडिकुलर टू फील्ड होती है। वो देखते हैं कैसे। परपेंडिकुलर टू फील्ड का मतलब क्या, कि हमने क्या माना है कि हमारा ईएमएफ करंट यूँ चल रहा है, इमेजिनरी करंट है, ऐसे कोई ऐसा करंट यहाँ पे है नहीं। करंट होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, कनेक्टिंग तो होना चाहिए, तो वो है भी नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी इमेजिनरी करंट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ मान रहे हैं। तो वो यहाँ पे इसमें ऐसी इंड्यूस हुई है, क्लॉकवाइज कह लो या एंटी क्लॉकवाइज कह लो, लेकिन डायरेक्शन फील्ड की कहाँ पे है, इनसाइड द प्लेन है। तो वो वहाँ से क्या हो गया, उसके नॉर्मल हो गया। ये थीटा भी यहाँ पे क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, मतलब उसका नॉर्मल का एंगल 0 है, मतलब ये कैसी है, नॉर्मल है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिली है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक, और दूसरी खास बात ये कि ये एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि अगर कोई कंजर्वेटिव फील्ड जैसे हमारे पास होती है, वहाँ पे कोई आप वर्क करोगे तो वो वर्क किसी ना किसी रूप में बचा रहेगा। जैसे स्प्रिंग है हमारे पास, अगर आप स्प्रिंग को दबा के छोड़ देते, उसके साथ कोई मास आपने अटैच किया, उसको प्रेस किया और छोड़ दिया, अगर कोई डिसिपेटिव फोर्स वहाँ पे नहीं है तो कंप्रेस होता है और एक्सपैंड होता है, ऐसे रहता है। ठीक है, वहाँ पे एनर्जी बची रहेगी। लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी, ऐसी फॉर्म है जहाँ पे अगर जैसे ही वो फील्ड वहाँ से गई, उसकी वेरिएशन जैसे ही ख़त्म हुई, इसका नामो निशान मिट जाएगा, इसमें कोई एनर्जी फिर बाकी नहीं रहेगी जैसे ये गई। ठीक, तो इसकी वजह से ये कोई एनर्जी स्पेस से बची हुई रहती नहीं है। जब ये जाएगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा, वहाँ पे सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। इसके अगेंस्ट क्या वर्क डन स्टोर नहीं होता। ये अजीब तरह की फील्ड है, उस तरह की नहीं है। तीसरी चीज़, हाँ, जो बात तुम पहले कर चुके थे कि इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये 2-3 प्रॉपर्टी थी जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हमने की, और उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। और एक और मैं इसका एग्जांपल ले रहा था कि अगर वो पॉइंट बाहर रहा होता, कोई कहता कि भाई यहाँ पे फील्ड निकाल के दिखाओ इसकी वजह से, तो अगर आप वहाँ पे लगोगे तो वहाँ पर भी हम ऐसे ही एक इमेजिनरी लूप लेंगे, और उस लूप से अगर आप सॉल्व करोगे तो बस ये एरिया क्या हो जाएगा, सारा फ्लक्स यही वाला आएगा, क्योंकि बाहर तो फ्लक्स है ही नहीं, तो यही वाला आएगा और बाकी सब डेरिवेशन आपके सामने लिखी हुई है, तो ये डेरिवेशन आएगी।
ठीक, ये बाहर का फील्ड है। अब थोड़ी बात और इसके बारे में करते हैं। देखो, जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुनते हो या हम सुनते हैं कि सन से हमको लाइट पहुंचती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। हम सुनते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन परपेंडिकुलर होती है। उसको चलने के लिए कोई स्पेस की, कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, स्पेस में चल सकती है। वो सारी बातें इसीलिए हैं क्योंकि वो जो फील्ड वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हम तक पहुँचती है, वो उसके अंदर वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो क्या करती है, वापस हमारे लिए एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। और बाई चांस वहाँ पे ऐसा है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खुद वेरिएबल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वहाँ पे है, यानी इमेजिनरी वहाँ पे स्पेस में एक इमेजिनरी करंट है, इसको डिस्प्लेसमेंट करके नाम से जानते हैं हम, EM वेव्स में पढ़ेंगे, तो वो भी चीज़ एक क्रिएट होती है जो वापस क्या कर देती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देती है। यानी कि वो उसको क्रिएट करती है, फिर वो उसको क्रिएट करती है, वो अपने परपेंडिकुलर उसको क्रिएट करेगी, वो अपने परपेंडिकुलर करेगी। इसलिए हमारे पास जो वेव होती है वही चलती है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यूँ चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी यूँ चलती है। तो इस तरीके से मूव करते हुए हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलती हैं। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं तो उससे कैसे होता है। अगर समझ में आए तो बहुत बढ़िया। इस पर क्वेश्चन करता हूँ। तो ये क्वेश्चन है जो एडवांस लेवल का है, मतलब IIT एडवांस के लिए है। इस पे बेस्ड जो मैंने अभी इसके पहले डिस्कस किया था उसके ऊपर बेस्ड। तो क्वेश्चन देखते क्या है। यहाँ पे गिवन था कि हमारे पास एक रीजन है, सर्कुलर रीजन है R रेडियस का, फिर से जैसा मैंने पहले लिया था एग्जाम्पल में वैसा ही। उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इनसाइड द प्लेन जाती है, और वहाँ पर एक जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वेरिएशन हो रही है एट ए कॉन्स्टेंट रेट, यानी dB/dt को अल्फा गिवन है। और साथ में ये कहा गया है कि भाई ये जो लाइन है ये एक नॉन कंडक्टिंग लाइन है, एक नॉन कंडक्टिंग लाइन है उसके ऊपर ऐसे, और इसका जो नॉन कंडक्टिंग वायर रोड समझ लो इसको, नॉन कंडक्टिंग रोड है यहाँ पर, और इसकी जो डिस्टेंस है पूरी लेंथ जो PQ की है वो 2R की है। 2R यानी कि इस तरफ R और इस तरफ R, वो वाली वैल्यू दी हुई है। आपसे पूछा गया है कि जब ये फील्ड वेरी करेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रिएट होगा PQ के क्रॉस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रिएट होगा PQ क्रॉस। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो सारा निचोड़ इसमें आया आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMI भी, सब कुछ इसमें यूज होता है और वो भी बढ़िया लेवल पे। तो शुरू करते हैं। देखो इसके लिए अभी जो इससे पहले सब कुछ डिस्कस हुआ, तो पहले तो मैं वो बात लेके चल रहा हूँ। ठीक है, वो बात मैं लेके चल रहा हूँ कि वो हो गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार देखोगे तो आपको वो भी करना पड़ेगा जिससे पहले हुआ है। तो इसी एक ही वीडियो मैंने वो किया था, इसलिए मैं इसको मान के चल रहा हूँ। अब थोड़ा सोचते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अभी हमने देखा है कि भाई जो यहाँ पे ये वेरिएशन होगी, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है जब ये घटेगी या बढ़ेगी, जो भी इसका वेरिएशन होगी, तो इसके वेरिएशन होने से इसके आसपास के रीजन में एक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो कहीं पर भी जा सकती है। ठीक है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू इस वायर पे मुझे आएगी, अगर वो मिल जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकती है, इसके अंदर जो ये है, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। ये रोड है, मतलब यहाँ तक तो जो चीज़ थी वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड थी, उसके कारण वो इस पे बनी, और यहाँ पर उसने क्या किया, अपना एक EMF दोबारा इंड्यूस किया। पहले तो उस EMF से जो इसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, एक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और उस फील्ड ने वापस क्या किया, PQ के क्रॉस एक और EMF इंड्यूस किया। ये ओपन सर्किट है PQ। ठीक है, ये ओपन रोड है, क्योंकि यहाँ पर फैराडे के अकॉर्डिंग नहीं इंड्यूस होगा EMF। PQ वाली रोड में फैराडे के अकॉर्डिंग EMF इंड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रहा है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो उसका फॉर्मूला था E.dr का इंटीग्रेशन EV वाला, उसके अकॉर्डिंग। फैराडे सिर्फ यहाँ पे हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो पहले हमने थोड़ा सा सोचा इसके बारे में, हमको पता चला कि अगर इसकी फील्ड वेरी करती है तो जहाँ जहाँ ये स्पेस है, पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो यहाँ पर भी रहेगी, और उसका जो कॉम्पोनेंट होंगे नॉर्मली रहेंगे तो ऐसे ही रहेगा, नॉर्मल हो गए तो ऐसे करके उसके कंपोनेंट क्यों आएंगे। ऐसे अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे तो घूम करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कैसा आएगा, ऐसे आएगा। और क्योंकि इस रोड के हर पॉइंट डिफरेंट डिस्टेंस पे बनता है सेंटर से, इसीलिए इस रोड पे के ऊपर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट ही आने वाली है। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट आएगी इस रोड के ऊपर। एंगल भी अलग होगा और वैल्यू भी अलग होगी, क्योंकि डिस्टेंस भी अलग है और उसकी पोजीशन भी अलग है, क्योंकि वो नॉर्मल बनती है। यहाँ पर तो मैंने सिंपल लेट कर दिया कि मुझे मान लिया कि यहाँ पे मैं इमेजिनरी लूप लेता हूँ, उसका टेंजेंशियल बन गया ऐसे, यहाँ भी बन गया, लेकिन ये लूप जब यहाँ से काट के जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ होगी। और अगर कोई बड़ा लूप मैं लूँगा, यहाँ पे लेता मैं, तो उसके लिए लूप मुझे ऐसा लेना पड़ता, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती, यूँ होती, और वो थीटा भी कुछ और होता। ठीक, तो ये 2-3 बातें यहाँ पे हैं। ये वेरिएशन
फैराडे के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस करता है, वो ईएमएफ यहाँ पर इस स्पेस में एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है, और वो जो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है वो इस रॉड के ऊपर हर जगह पे डिफरेंट है, वो इसके अंदर क्या करेगी, अब ईएमएफ इंड्यूस करेगी। कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ई डॉट डी आर के इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया, इस वजह से मजबूरी, देखो वेरिएशन है, मजबूरी है, अब तो इंटीग्रेशन यूज़ करना ही पड़ेगा। तो हमने एक छोटा एलिमेंट लिया इस रोड में dx, यहाँ पे, यहाँ से x डिस्टेंस में, यहाँ पे मैं माना है वो, यहाँ से x डिस्टेंस पर मैंने एक छोटा एलिमेंट dx लिया और ये माना कि वो एंगल थीटा सब्सटेंड करता है सेंटर के ऊपर। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अगर वो r डिस्टेंस पे पॉइंट बनता है, तो जो इससे पहले मैंने ड्राइव किया था वहाँ पे लास्ट वाले में, वही फॉर्मूला यूज़ किया मैंने e की जगह पे। तो वो कितना था, r² dB/dt, जो मैंने अल्फा पुट कर दिया अपॉन 2r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर चुका हूँ, इनटू dx, और थीटा ये वाला, cos थीटा ये वाला। कि देखो ईएमएफ किस में इंड्यूस होना है, ईएमएफ इस बार इसमें प्रोड्यूस होना है, इस वाले में, जो लाइन ऐसी है, यानी इस रोड में प्रोड्यूस होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार उसके अलाउंग नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक ईएमएफ देख रहे हैं या पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, उसके इसमें थोड़ा सा एंगल है, तो ये वो वाला थीटा है, ये अलग थीटा है, ठीक है, ये वो थीटा हो गया, cos थीटा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, v, पोटेंशियल डिफरेंस जो इस रोड में हमारा क्रिएट होने वाला है। तो उसके बाद जो भी बाकी चीज़ें, तो इंटीग्रेशन का खेल है, थोड़ा बहुत वही बता दूँ कैसे किया मैंने इंटीग्रेशन इसको। देखो हम अक्सर ये लेते हैं कि आर डी थीटा यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। आर डी थीटा जो डी एक्स एलिमेंट के लिए कई बार मजबूरी है, वो भी क्या मजबूरी है हमारे पास यहाँ पे, कि जो हमारे पास वेरिएबल है वो यहाँ पे 2-3 हो गए ना, तो कैपिटल स्मॉल आर मालूम, ये भी वेरिएबल है, बदलता है हर पॉइंट पे, एक्स तो वेरिएबल हो ही गया, और थीटा भी हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो ये जब 3 वेरिएबल हो गए हैं, हम एक बारी में इंटीग्रेशन में +2 तक सिर्फ एक वेरिएबल इंटीग्रेट करना जानते हैं, तो हमें बाकी सबको रिड्यूस करना पड़ेगा उसकी टर्म्स में। तो उसके लिए मुझे dx को मैं लिखना चाह रहा था इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो वो जो थीटा था वो मैंने आर डी थीटा यूज़ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये यहाँ पे आर्क हमारी सर्कुलर नहीं है। तो मुझे इसके लिए एक इक्वेशन लिखनी पड़ी कि x अपॉन आर टेंजेंट ऑफ थीटा बनेगा, वहाँ से x कितना बनेगा हमारा, r tan थीटा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो कितना आएगा वो, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू r सीकेंट स्क्वायर थीटा, और उस चीज़ की वैल्यू मैंने यहाँ पे dx निकाल के रख दी, ठीक। और ऐसे ही मैंने स्मॉल r को भी मुझे यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, कि वो भी एक और वेरिएबल है। अभी तो सिर्फ dx गया है ना, r तो भी बाकी है, वेरिएबल सिर्फ एक बच सकता है, और वो थीटा हम बचाने वाले हैं। बाकी सबको हमने टारगेट कर लिया, उनको लिमिट करके ही मानेंगे। तो dx तो हमने कर दिया, अब बात आ रही है r की। तो r के लिए मैंने क्या किया, इसको लिखा, ये जो r है, ये r cos थीटा क्या बनेगा, स्मॉल r, ये वाला कैपिटल R यानी रेडियस इसका। तो इस इक्वेशन को अगर आप यूज़ करोगे तो आपको स्मॉल r भी मिल जाएगा, वो होगा r cos थीटा। और इन सभी चीज़ों को वापस यहाँ पे रखोगे अगर आप इन यहाँ पर, तो ये पहुँचेगा, और cos स्क्वायर थीटा और इसका डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर था वो कट जाएगा, और फाइनली हम यहाँ पे पहुँचेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद, डी थीटा ही बचा है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, वहाँ से ये आया था। तो कट गया, इंटीग्रेशन किया तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट रखें बस, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा बन गया। अब उसकी लिमिट रखनी है कहाँ से कहाँ तक, -π/4 से +π/4 तक, क्योंकि ये कहाँ से है एंगल। अगर आप इसका इस रोड का एक्सट्रीम एंड देखो, तो देखो ये दिखने में नहीं लग रहा है ऐसा, पर है ऐसा ही, कि ये डिस्टेंस भी r गिवन था, ये भी r गिवन था। तो वहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एक्सट्रीम एंड पे जो एंगल बनेगा 45 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, और ये एंगल 90 का है। अगर ये दोनों साइड सेम हुई तो अपोजिट साइड एंगल इक्वल होंगे, और अगर एक एंगल 90 है तो बचा कितना होना चाहिए, 45 का होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो उधर वाला भी क्या बनेगा, 45। एक को माइनस ले लिया, एक को प्लस ले लिया, वैल्यूज रखी, तो आंसर आया हमारा πr² α/2। ठीक, ये सिर्फ एडवांस के लिए है, ये जेईई मेंस में भी आने के आसार इसका बहुत ही कम है, मतलब 0.1% चांस है कि जेईई मेंस से पूछ लिया जाएगा। जेईई मेंस मोस्टली आपका एनसीईआरटी से जो टॉपिक गिवन है उनके इर्द गिर्द अपने क्वेश्चन बनाता है, और जैसा आपको बताया एनसीईआरटी में इसके जुड़ा हुआ सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, वो भी अब नई बुक से कट चुका है, सिर्फ पुरानी किताबों में ही वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज इतना ही।